हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 8 साइंस के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। और इस वीडियो में हम इसका रिवीजन देखने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में हम इसको रिवाइज करेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक ज्वाइन कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो हमने चैनल बनाया हुआ है वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे फ्री में स्टडी मटेरियल देता रहता हूँ। उसके अलावा वहाँ पर MCQs क्वेश्चन भी मैं आपको डालता रहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार कर लीजिए अपने आप को। आने वाले 20 मिनट तक पूरा का पूरा फोकस आपको बोर्ड के ऊपर रखना है और चीज़ों को समझते चलना है, क्योंकि देखिए जो चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा आपको थियोरेटिकल नहीं मिलेगा, लेकिन समझने का मिलेगा। आई होप आप सभी लोग एकदम तैयार हैं और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला आता है फोर्स एंड प्रेशर। ये दो चीज़ें हमें समझनी है। देखिए फोर्स क्या होता है, बहुत आसान है समझना, ध्यान से आपको चीज़ें देखनी है, बस समझ आ जाएगी। और होता है प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो फोर्स से ही डिराइव किया जाता है, फोर्स से ही निकाला जाता है, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज प्रेशर। लेकिन ये फोर्स क्या चीज़ है, इसको समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में आपको इसका एक चैप्टर मिलेगा पूरे का पूरा। देखिए फोर्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, इट इज़ अ पुश और पुल। फोर्स एक पुश और पुल होता है, यानी कि एक तरीके का धक्का होता है। ठीक है, फोर्स इज अ पुश और पुल। आपके लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यही आपकी क्लास 8th में आती है। फोर्स इज अ पुश और पुल। अब पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। एक पुश और पुल को फोर्स कहा जाता है। अब फोर्स की SI यूनिट कई बार पूछ लेता है कि इसकी SI यूनिट क्या है। कौन सी यूनिट बच्चों? SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है। इसकी SI यूनिट सबको पता है, न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, अगर न्यूटन को फर्दर आपको एक्सटेंड करके लिखना है तो इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ा एडवांस चला जाता है, ये क्लास 9th में आता है ना। अभी आपको सिर्फ न्यूटन याद रखना है। न्यूटन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक पुश और पुल होता है जिसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, जिसे कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फोर्स होती ही क्यों है, क्या रीज़न है कि फोर्स एग्जिस्ट करती है, क्यों फोर्स एग्जिस्ट करती है, फोर्स के होने का क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्स क्यों होती है? फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन। इंटरैक्शन की वजह से होती है भैया फोर्स। अब ये इंटरैक्शन क्या चीज़ है? इंटरएक्शन, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कुछ एक्शन होता है, उसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स हो रहा है। देखो मान लीजिए मेरे पास ये दो मार्कर हैं, सीधी सी बात है। ये दोनों मार्कर अपने ये मान लो यार रेस्ट में है, अपने आराम से बैठा हुआ है, लेकिन इस मार्कर को थोड़ी चुल मची हुई है, ये इसमें थोड़ा सा टक्कर मारेगा। तो हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन है, कुछ ना कुछ आपस में एक्शन हो रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कुछ फोर्स इसके ऊपर लगेगी और कुछ फोर्स इसके ऊपर लगेगी, तो यहाँ पर हमें फोर्स देखने को मिलेगी। मान लो मैं इसमें ऐसे मारता हूँ तो दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है ना। जो ये दोनों के बीच में इंटरएक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ही फोर्स होती है। और जब भी इंटरैक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, कितना इंटरैक्शन होना चाहिए ये आपको याद रखना है। एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट। देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए अब मैंने कहा कि कम से कम 2 चीज़ें को आपस में इंटरैक्ट करना ज़रूरी है, तभी फोर्स लगेगी। एग्जाम्पल दोबारा समझिए, मान लीजिए मार्कर रेस्ट में है और ये हमारा मार्कर है जो रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है क्योंकि इसको चुल मची हुई है। ठीक है, तो ये मार्कर इसमें थोड़ा टक्कर मारेगा, तो देखिए हुआ क्या कि इंटरैक्शन हुआ ना, दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन हुआ। इसने जो इसके ऊपर इफेक्ट डाला, इसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। और मान लो दोनों के दोनों आपस में मोशन में है तो भी इंटरैक्शन होगा। मान लो दोनों के दोनों मोशन में, एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे, तो आपस में इंटरैक्शन हो रहा है। तो इंटरैक्शन कब होता है? जब एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्शन होता है, उसे बोलते हैं इंटरैक्शन। मेरी बात समझ आई आपको? आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इंटरैक्शन क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मतलब इंटरैक्शन तो हो क्यों रहा है, ये तो नेचुरल है इंटरैक्शन तो, ठीक है, बट इंटरैक्शन एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच होना चाहिए। अब वो इंटरैक्शन किसी भी फोर्स के लिए हो सकता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए ये आपको चीज़ समझ आ गई कि फोर्स क्या होता है। फोर्स पुश और पुल होता है। फोर्स जो होता है इंटरैक्शन की वजह से होता है। कम से कम 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल है कि इंटरैक्शन वाले, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, फोर्स क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या कर सकता है। देखो दो इंपॉर्टेंट चीज फोर्स कर सकता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है भैया, किस चीज को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अब ये स्टेट ऑफ मोशन कौन सी बला है मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहला, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है फोर्स। दूसरा, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये अब एक चीज यहां पर आती है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए बच्चों, स्टेट ऑफ मोशन जो होता है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए होते दो फैक्टर। हमें क्या चाहिए होते बच्चों, दो फैक्टर। मेरा मार्कर गिर गया, गिरते रहता है। एक फैक्टर होता है बच्चों यहां पर स्पीड, क्या होता है स्पीड, और दूसरा होता है डायरेक्शन, क्या होती है डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन। देखिए अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो स्टेट ऑफ मोशन के दौरान क्या होगा, देखो दो तरह के स्टेट ऑफ मोशन होते हैं बच्चों। या तो एक ऑब्जेक्ट, देखो दो तरह के स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, 1 और 2। एक तो होता है रेस्ट वाला, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बच्चों क्या होगा, उसकी स्पीड तो जीरो होगी ना, उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। तो जब स्पीड उसकी जीरो है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन से स्टेट ऑफ मोशन में, रेस्ट वाले स्टेट ऑफ मोशन में है मान लीजिए। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैंने कहा ना कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। स्टेट ऑफ मोशन में आती है दो चीजें, स्पीड और डायरेक्शन। अगर आपने इन दोनों में से कोई एक चीज को चेंज कर दिया फोर्स के द्वारा, तो हम कहेंगे कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ गया है। दोबारा सुनिए, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में या फिर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज करना होगा। देखिए स्पीड मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट की जीरो है, ये कंडीशन है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जीरो है, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है, रेस्ट में है, कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी। जब इसकी स्पीड जीरो है तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं, ये भी आपको याद रखना है। मान लो इधर एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में और इसकी स्पीड कुछ बढ़ गई, कुछ स्टेट कैसी थी पहले इसकी, रेस्ट में, और फोर्स लगने के बाद क्या हुआ, मोशन में आ गया। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को जो जीरो स्पीड में है उसको मोशन में ला सकता है। किस में ला सकता है, मोशन में। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उसको मोशन में ला दिया गया है। और मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था बच्चों, इसके ऊपर फोर्स लगाई गई और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गई, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ये मेरे पास मार्कर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ से एक फोर्स आ रही है, फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ऐसे समझिए यहाँ से एक छोटी बॉल जा रही है, यहाँ पे भी एक छोटी बॉल जा रही है, दोनों की दोनों बॉल आ रही हैं। तो एक बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जैसे ही दोनों टकराएंगी, मान लीजिए दोनों की फोर्स आपस में अपोजिटली इक्वल थी, ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है, तो दोनों पास पास आएंगी, टकरा गई और जीरो यहाँ पर मान लीजिए वो दोनों की दोनों रेस्ट में आ गई। तो जो ये वाली बॉल थी ये कहाँ हो गई, इसका रेस्ट में आ गया ना। यानी कि देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था, उसके ऊपर फोर्स लगा दी गई है और वो ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में आ चुका है। यानी कि एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट को वापस से रेस्ट में ले जाया जा सकता है। अब देखिए इसकी मोशन में ऑब्जेक्ट है, इसको रेस्ट में ले जाया गया है, यानी कि फोर्स क्या कर सकती है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है। इस पॉइंट में हमने दो चीज़ें समझी रेस्ट वाले में। हमने क्या समझा कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाया जा सकता है फोर्स के द्वारा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको फोर्स के द्वारा रेस्ट में लाया जा सकता है। मेरी बात समझ आई। अब यहाँ पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और भैया देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर उसके पास है डायरेक्शन, अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए एक और मार्कर लेते हैं, अगर ये गिरे ना तो यहाँ पर मान लीजिए ये मार्कर जा रहा था कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे जा रहा है। देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मोशन करते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था और मान लो इसके ऊपर ये वाली फोर्स लगी इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इस फोर्स का मान लो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा पावर की फोर्स है, तो इसने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और इस डायरेक्शन में जाने लग गया। यानी कि एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। बताओ कर सकती है नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को अगर फोर्स चेंज कर रही है, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर फोर्स चेंज कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में भी तो चेंज कर रहा है। यानी कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन मोशन। इसी चीज़ को मैं समझाना चाहता था आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
देखो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए क्या चीज़ चेंज करनी है आपको, या तो स्पीड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो, तो हम कहेंगे उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ गया है। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज द स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। और स्टेट ऑफ मोशन दो तरह की होती है, एक होती है रेस्ट में, रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन, और एक होता है मोशन में, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है ऑब्जेक्ट की, कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फोर्सेज, रुकिए ये वाला पॉइंट रह गया ना, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बहुत इजी है, वैसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स में, तो चेंज कर सकता है शेप को। अब मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, अब इसकी शेप चेंज करनी है बहुत ज़्यादा, अगर मैं इसको प्रेशर लगाऊं तो चेंज हो जाएगी इसकी शेप। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास ये कपड़ा है, ठीक है, मैं इस कपड़े के ऊपर क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, इसको देखो बिल्कुल बॉल जैसा बना लिया, बिल्कुल छोटा सा है ना, तो ये फोर्स लगा के मैंने इसको क्या करा है, बिल्कुल कंडेंस कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, मान लो ये तो कपड़ा है, इसको कम फोर्स लगाने से ये चेंज हो जाएगा शेप। यहीं पर ये मार्कर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फोर्स, कितने तरह की फोर्स होती हैं। अब यहाँ पर बेसिकली होती तो बहुत तरह की फोर्स है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में आपको समझना है। यहाँ पर फोर्सेस यहाँ पर दो तरह की आपको पढ़नी है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि एक ऐसी फोर्स जिसको इंटरैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक ऐसी फोर्स जिसको इंटरैक्ट करने के लिए, एक्शन में आने के लिए किसी भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, समझो इस चीज को। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्सेज होते हैं, द फोर्सेज विच आर डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्टैक्ट आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, और ऐसी फोर्सेज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टैक्ट आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, आप नोटबुक में अपना जो नोट से बना रहे हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, बैग उठाते हैं, एग्जामिनेशन लिखते हैं, जो भी काम करते हैं अपने हाथों से करते हैं, मसल्स का यूज़ होता है हमारी बॉडी में। जितने भी हम काम कर रहे हैं सारे के सारे ये मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, मसल्स जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी फोर्स लगाती है, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स कौन सी फोर्स होगी, मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स। इट इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, है ना, मसल्स की वजह से ये फोर्सेस होती हैं, उन्हें बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, है ना। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल हो गया। मैं पेन से राइटिंग कर रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल हो गया। तो जितनी भी चीज़ों में आप अपने बॉडी के शरीर के पार्ट से इन्वॉल्वमेंट लेते हो, उठाने में, फेंकने में, रखने में, जो भी, वो सभी क्या है, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों। अब फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, फ्रिक्शन के ऊपर पूरे के पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा है, तो जो मेरी इस जैकेट का सरफेस है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में रहे, मोशन ना करे। ठीक है, ये फ्रिक्शन का काम होता है। तो देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो जैकेट का सरफेस है ना, वो चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट पीछे रहे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ऑलवेज अपोजेस द मोशन, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो ये जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब भी समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है उधर जो फोर्स लगेगी, इसके अपोजिट, इसको रोकने के लिए, उसे बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। और जो फ्लूइड होता है, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पर उसके ऊपर लगता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कुछ टाइप है, आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसी फोर्सेस जिनको होने के लिए किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला आता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 9th में इसका एक पूरे चैप्टर मिलेगा। इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू G m1 अपॉन में R स्क्वायर, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इस फोर्स को निकालने के लिए आप क्लास 9th में पढ़ोगे ये वाला फॉर्मूला।
तैयार कर लो अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी क्लास 9th में। तो देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता किसकी वजह से है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये होता है मास की वजह से, वजन की वजह से। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वजन है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। और देखिए ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको इस चीज़ को रट लेना है अभी के लिए कि एक ऐसी फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। खासकर जो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इसमें एक ऐसी फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। कैसी होती है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव हमेशा अट्रैक्ट करेगी दूसरे ऑब्जेक्ट को, अट्रैक्टिव होगी। वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स विच ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास पास ले आएंगे तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास पास लेंगे रिपेल करेंगे। लेकिन एक ऐसी फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल फॉर्मूला क्या होता है? F = G m1m2/r²। इसको याद मत करो, टेंशन मत लो, बच्चे घबरा जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होती है? मास की वजह से होती है। ये आपको याद रखना है। जो हमारी अर्थ है इसका बहुत ज़्यादा वजन है तो इसके अराउंड क्या है? मून जो है वो रिवॉल्व करता है। जो हमारा सन है उसका वजन बहुत ज़्यादा है तो उसके अराउंड हम रिवॉल्व करते हैं क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट कर रही है और हम भी उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपस में घूमते रहते हैं। अब उसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे कैसे वो मोशन होता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा, कम ऑन, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा जिस ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज़्यादा वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये छोटी सी छोटी चीज़ जो हमारे आसपास है वो भी हमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, पर वो फोर्स बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्ट कर रही है तो आपस में चिपक जाएंगे, नहीं, फोर्स बहुत ही कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम है इस केस में। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब भी इलेक्ट्रो वर्ड आपको मिले तो समझ जाना कुछ चार्जेस के बारे में बात होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक यानी कि रुका हुआ। तो देखो यहाँ पर चार्जेस जब रुके हुए होते हैं वो मोशन नहीं करते। व्हेन चार्जेस आर इन रेस्ट दे एक्सर्ट अ फोर्स विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर मान लो मेरे पास यहाँ पर केस है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इसके पास यहाँ पर मान लो एक और पॉजिटिव चार्ज है। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं बच्चों? आपस में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये जब मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे। वहीं पर ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर होता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता, तो यहाँ आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ आपको पता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चार्जेस कभी एक दूसरे को ऐसा बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हो कि यहाँ पर ही रेस्ट में रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि रेस्ट में जब चार्जेस होते हैं जो वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी बिल्कुल इसके जैसा ही है जैसा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? हमारे पास होती है एक मैग्नेट, है ना, मैग्नेट होती है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, सबको पता है कौन कौन से पोल होते हैं। एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। मान लीजिए नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को साथ साथ ले आए, नॉर्थ और नॉर्थ को पास पास ले आए, या फिर साउथ और साउथ पोल को पास पास ले आए मैग्नेट के, तो क्या होगा आपको पता है? सेम पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं पर नॉर्थ और साउथ और साउथ या फिर नॉर्थ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात सबको पता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट मैंने आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश करी है वो मैंने आपको बिल्कुल दिमाग खोलने की पॉइंट ऑफ व्यू समझाई हैं चीज़ें। तो स्टेट ऑफ मोशन आपको समझ आ गया, टाइप ऑफ फोर्सेज आपको समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। बट ये एक रिवीजन वीडियो है तो इसको एज इट इज़ ही समझ के चलना, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई करी हुई है ऑलरेडी, है ना, आपने चीज़ें समझी हुई हैं। तो ऐसा मत समझना कि पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं, जो आपके एग्जामिनेशन में आता है, जो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रेशर कौन सी बीमारी है। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं प्रेशर के बारे में। देखिए यहाँ पर है प्रेशर। अब प्रेशर क्या चीज़ होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी कि प्रेशर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इज डिस्क्राइब्ड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया पर जब फोर्स लगते हैं उसे बोलते हैं प्रेशर। और बच्चों जो ये फोर्स है यहाँ पर, ये कैसी होनी चाहिए? इसका नेचर होना चाहिए परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर लगनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर, PRPNDICULAR, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लीजिए प्रेशर लगना है, प्रेशर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? फोर्स जो है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारा कोई सरफेस एरिया है, मान लो ये कोई सरफेस है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर जो फोर्स के और सरफेस के बीच के जो एरिया है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों के बीच का एरिया क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मान लो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पर फोर्स लगी है, तो इस फोर्स के और सरफेस के एरिया के बीच में जो जहाँ पर फोर्स लग रही है बच्चों,
उधर जो एक एंगल बनता है वो कैसे होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मान लो यहाँ पर, ओ भाई मान लो यहाँ पर ये मार्कर है, इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स जो लगी है इसके ऊपर 90 डिग्री पर लगी है, तो हम कहेंगे प्रेशर है, प्रेशर लग रहा है। अब मैं अपने हाथ के ऊपर कहूँगा कि भाई प्रेशर लगाना है, अगर क्या मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर मैं 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहा हूँ उस सरफेस पर तो हम कहेंगे प्रेशर है। और मैक्रो मॉलिक्यूल में जब हम देखते हैं, बिल्कुल जूम करके देखते हैं, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ना ऐसे, तो भी इसकी जो पार्टिकल्स है ना यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो भी 90 डिग्री लग रही है, लेकिन देखने में लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, बट इसके अंदर आप देखोगे ना यहाँ पर ऐसे भी फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो इस छोटे से एरिया पर वो फोर्स 90 डिग्री लग रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंफ्यूज मत हो ना। देखो सुनो, आपको क्या याद रखना है कि जो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और जो फोर्स होती है परपेंडिकुलरली लगनी चाहिए उस सरफेस एरिया के ऊपर, बस आपका काम खत्म हो गया। ये आपको याद रखना है, ये हमारा प्रेशर होता है। प्रेशर के लिए जो एसआई यूनिट है बच्चों वो है पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने कई सारे लॉ दिए थे, पास्कल्स लॉ के नाम से इनका एक लॉ बहुत फेमस है, वो इन्होंने दिया था। तो ये पास्कल इसकी एसआई यूनिट है इन्हीं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए जो इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू क्या है, F डिवाइडेड बाई ए, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब देखो मान लो आपको किसी का प्रेशर निकालना है और आपको फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का आपको फोर्स दिया हुआ है, और एरिया मान लो आपको 10 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, 10 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही लेना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, ऊपर फोर्स की न्यूटन होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखते हैं तो कितना प्रेशर निकल के आया, यहाँ पर आया है आपका 5 पास्कल, है ना, 5 पास्कल प्रेशर निकल गया है। तो इस तरीके से आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको पूछ सकता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। जो प्रेशर होता है इसको लिक्विड्स और गैसेस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना कि प्रेशर जो होता है लिक्विड और गैसेस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। एग्जाम में अगर आपसे प्रेशर के बारे में पूछता है ना, तो आपको ये सब लिख के आना कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ऐसा यूनिट पास्कल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगती है यहाँ पर, और जो फोर्स जो प्रेशर होता है लिक्विड्स और गैसेस के द्वारा अधिकतर एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगली जो बात इंपॉर्टेंट याद रखनी वो ये है कि जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैंने क्या कहा है, प्रेशर लगता है लिक्विड्स और गैसेस के द्वारा लगाया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी कंटेनर के अंदर अगर हम लिक्विड्स को या गैसेस को स्टोर कर देते हैं तो वो उस कंटेनर में क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया लिक्विड का एग्जाम्पल, सेम अप्लाई होता है गैसेस के लिए, पर मान लो हमने ले लिया लिक्विड का एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, सेम तरह से एक्ट करते हैं काफ़ी हद तक, 100% नहीं पर काफ़ी हद तक, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हमने लिक्विड ले लिया कंटेनर में, दोनों कंटेनर, कंटेनर 1 कंटेनर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो खास बात क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मान लो छोटा बलून बांधा हुआ है इस कंटेनर में, कंटेनर 1 में, और यहाँ पर जो मेरे पानी भरा हुआ है वो 5 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है, जबकि कंटेनर 2 में क्या किया हुआ है, मैंने 15 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो कंटेनर 1 में देखिए क्योंकि यहाँ पर कम पानी है, कम हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो ये जो बलून इसके नीचे लगा हुआ है ये कम मतलब बहुत कम प्रेशर फील करेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी कम है, कम पानी है, कम हाइट पे पानी है। वहीं पर यहाँ पर मैंने 15 सेंटीमीटर हाइट पे पानी लगाया हुआ है, तो आप देखेंगे जो ये बलून है ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम है इसका, ये बॉटम एरिया है, कौन सा एरिया है, बॉटम पार्ट है इस कंटेनर का, यहाँ पर प्रेशर लगाया जा रहा है इस लिक्विड के द्वारा। तो देखो यहाँ पर नीचे डायरेक्शन प्रेशर की क्या है, डाउन है ना, नीचे डाउन है। तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में नंबर 1 में प्रेशर कम लग रहा, तो यहाँ पर जो हाइट है पानी की वो क्या है बच्चों, कम है, और यहाँ पर हाइट जो है पानी की वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास उस लिक्विड का अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा हाइट पर वो प्रेजेंट होगा, तो हम कहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे वाले केस में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इस केस में मोर प्रेशर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, 15 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ सिर्फ 5 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ समझ आई कि कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर लगा रहा है लिक्विड, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर, कम हाइट है यहाँ पर, कम हाइट में भरा हुआ हमने लिक्विड है तो कम प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई, एक चीज़ समझ आ चुकी है। अब दूसरा देखो, एट सेम डेप्थ, अगर ये जो इनकी हाइट है मान लो दोनों की दोनों होती बराबर, ये दोनों की दोनों होती यहाँ तक बराबर होती, तो क्या होता, सेम डेप्थ होती, समझ रहे हो, सेम डेप्थ यानी कि गहराई, अगर हम ऊंचाई से देखें यहाँ से यहाँ तक, तो इनकी गहराई जो है सेम है, इतनी ही इसकी है, इतनी ही इसकी है, तो क्या होगा। अब देखो, एट सेम डेप्थ प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड्स इज इक्वल, जो भी प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट होगा लिक्विड के द्वारा, अगर सेम डेप्थ पर देखते हैं तो वो इक्वल होगा। अब कहने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पर हमने
ये मान लो 3 सेंटीमीटर पर, देखो मैं डाटा खुद निकाल रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर मैंने अपने खुद से माना हुआ है, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पर मैंने एक होल यहाँ पर किया हुआ है दोनों साइड में। कितने कितने सेंटीमीटर पर बच्चों? 3-3 सेंटीमीटर पर मैंने होल्स किए हुए हैं। अब यहाँ पर जो पानी है जितनी स्पीड से इस होल से निकलेगा उतनी ही स्पीड से इस होल से निकलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों में प्रेशर बराबर लग रहा है, क्योंकि दोनों की जो हाइट है, दोनों की जो डेप्थ है, वो लेवल जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो जो यहाँ पर गहराई है इन दोनों की, डेप्थ बोलो या फिर हाइट बोलो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ऊंचाई से जब नीचाई की तरफ देखते हैं तो क्या हो जाती है? डेप्थ। जब नीचे से ऊंचाई की तरफ देखते हैं तो क्या होती है? हाइट। तो हाइट और डेप्थ में कंफ्यूज मत होना। तो इस केस में डेप्थ समझो, डेप्थ कैसे, हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो डेप्थ है वो बराबर है दोनों की, है ना। तो बराबर डेप्थ पर इक्वल प्रेशर लगता है, ये आपको लाइन याद रखनी है। एट सेम डेप्थ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इज इक्वल एट दोज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल लगेगा। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो आपको ये चीज़ समझ आ रही थी कि प्रेशर यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है, लेकिन ये प्रेशर लग कहाँ रहा है, कौन से पार्ट पर लग रहा है? ये जो प्रेशर लग रहा है बच्चों, ये वॉल्स पर लग रहा है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड या फिर वो गैस स्टोर है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग बनाना चाहूँगा आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि हार्ड है, बहुत आसान सा एक है डायग्राम। यहाँ पर मान लो मैंने एक बॉटल ली है, बॉटल में मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटिंग कर दी है और यहाँ पर मैंने एक बलून लगा दिया है, ठीक है, और इसको वाटर से भर दिया है। तो अभी यहाँ पर होगा क्या कि जो ये वाटर है इसके अंदर, इस बलून के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा। तो यानी कि जो इसकी वॉल्स हैं, जो इसकी ये वॉल्स हैं, ये वाली वॉल्स हैं, ये नीचे वाली वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड्स के द्वारा भी और गैसेस के द्वारा भी। ये एक ट्रू बात है, यूनिवर्सल चीज़ है। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, आपको ये याद रखना है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, हो जाएगा आपका काम। उसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आता है थोड़ा सा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए जो हमारी अर्थ है बहुत सारी हवा से भरी हुई है और इस हवा को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हमारी अर्थ के ऊपर हम जाते जाते हैं, ऊपर आसमान की तरफ, ये हवा कम होने लगती है और आसमान से हम बाहर निकल जाते हैं तो हम स्पेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका होता है। ये बात आपको पता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी अर्थ है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के इस वाले एरिया में जो ये हवा भरी हुई है इसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, क्यों लगाता है हमें पता है, बॉटम में लगता है प्रेशर। इस केस में बॉटम में लग रहा था, इधर बॉटम में लग रहा था, इधर भी बॉटम में ही लगेगा, वैसे तो साइड में ही लग रहा है, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगाता है एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे हम जमीन से आसमान की तरफ बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होने लगती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर की प्रेशर की वैल्यू लेस होने लगती है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटमॉस्फेयर की प्रेशर की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखना है। कमेंट में सभी बच्चे मुझे लिख के बताएंगे सर इतनी होती है 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो इतना ज़्यादा वैल्यू है प्रेशर का, देखो बहुत बड़ी वैल्यू है, 1.01 इंटू 10⁵ बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर ये वैल्यू वाली प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, क्योंकि हम तो एटमॉस्फेयर में हैं, तो हम कैसे जिंदा हैं? वो इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारी बॉडी भी इसके अपोजिट बराबर प्रेशर लगा रही है। जब दोनों तरीके से प्रेशर बराबर लग रहा है तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 0 निकल के आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, 2 बॉल्स वगैरह ली थी, उन दोनों को 51 डायमीटर था, उनके 51 सेंटीमीटर कुछ डायमीटर था, दोनों को जोड़ दिया था, उनकी हवा निकाल दी थी। देखो जब हवा निकल जाती है ना अंदर से तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने हवा निकाल दी, तो हवा निकालने की वजह से उसके ऊपर बॉल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लग गया और घोड़ों की हेल्प से उन दोनों बॉल्स को अलग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बॉल्स अलग नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना रोल दिखा रहा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो आई होप गाइस प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि फोर्स जो होता है वो लिक्विड्स और गैसेस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। अब गैसेस के लिए आपसे अगर पूछे तो आपको क्या कहना है, जो बलून होता है उसको जब आप फूंक मारते हो, उसको फुला देते हो, एकदम से उसको खोलते हो तो एकदम से हवा बाहर निकलती है। तो उसमें भी जो कंटेनर की होती है उसकी मतलब कि जो बलून है वो भी एज अ कंटेनर काम कर रहा है, ठीक है। तो बलून भी क्या करेगा, उसकी कंटेनर जो है, उसकी साइड जो है, वहां पर भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी ये रिवीजन वीडियो था, मैंने आपको चीज़ें जल्दी जल्दी और टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करी है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।